प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आज के इस कविता पाठ में आपका अभिनंदन, अभिवादन और वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सुस्वागतम करता हूँ। मैं रोहताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट का रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी और वंस अपॉन अ टाइम चेयरमैन ऑफ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट। वर्तमान में मैं अमेरिका अपने बच्चों के पास में आया हूँ और मैंने यहाँ आकर के अपना टाइम पास करने के लिए मैं यहाँ जो मेरी मन की इच्छा है, जैसे कि गंगा नहालिए वैसे ही कविता पाठ लिख के रोज़ मेरे मन में उतनी ही प्रसन्नता होती है। उसी सिलसिले में मैंने पिछले 8-10 महीने में, आपको हैरानी होगी, 8-10 पांडुलिपि तैयार कर ली हैं। उन्हीं पांडुलिपियों में से एक पांडुलिपि है जो है हे भारती तू कुलीन है, हे भारती तू कुलीन है। इसमें जो सामने उभर के आज जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैं आपको मन की बात कहूँ, मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या लिख रहा हूँ और ना ही मेरे को इस बात का अंदाज़ा था बिल्कुल भी कि हौले हौले धीरे धीरे करके ये मेरी कविताएं ये रूप ले लेंगी कि जिसमें मैं जब इन कविताओं को पूरी तरह से दोबारा पढ़ूंगा जो मैंने पढ़ी हैं तो मैं इसका शीर्षक दूंगा हे भारती तो कुलीन है। और इसमें कभी ये कहना चाहता है कि हर भारत के अपार जनमानस में जो 1 अरब 30 करोड़ है, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न नस्लों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं, पर उनकी एक चीज़ एक है और हमें उसके बारे में एकमत होना पड़ेगा। और वो एक चीज़ है जिस बारे में एकमत होना कि हम भारतवासी हैं। और अगर हम भारतवासी हैं तो भारत पर हमें, भारत के योगदान में हमें गर्व करना चाहिए। और फिर भी चाहे गर्व करें या ना करें, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है, जैसे हम परिवार में अपने परिवार को पालते हैं और फिर वहाँ योगदान देते हैं, तो कम से कम कभी ये कह रहा है कि आप अपने आप को ही सुखी कर लो और किसी के सहारे ना रहो, किसी के भी सहारे ना रहो इस चीज़ के लिए कि मेरे को अन्न चाहिए, धन चाहिए, भोजन चाहिए, नौकरी चाहिए, और नहीं मिले तो फिर अपने तकदीर को कोसे, सरकार को कोसे। कभी ये कह रहा है कि तुम अपने आप इस स्वावलंबी बनो और अपने पहचानो। क्यों? क्योंकि हे भारती तू कुलीन है। तो ये कविता जो है, ये कविता नंबर 3 है। किसका? मेरे पांडुलिपि जो भारतवर्ष में जाके छपाऊंगा कि हे भारती तो कुलीन है, उस पांडुलिपि का कविता नंबर 3 है। और इसका शीर्षक है, देखिए क्या चीज़ है, और बहुत ही सटीक है। और अगर हम इस बात को जान जाएं तो भारतवर्ष की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और उसका सटीक जो बात है वो ये है कि जिसको ज़्यादा खाने को मिलता है वो ब्रज भाषा में बोलते वो उतना ही भुखरा जाता है। उसी तरह से मैंने दुनिया देखी है और आप में से पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने विदेशों में जाके देखा है। ये बात सच मान लो कि भारत देश महान है, भारत की जलवायु अच्छी है, भारत की जो हमारी जननी है उसकी भूमि बहुत अच्छी है। यहाँ मैं अपने लड़के के लॉन में चना बोया, मैंने फूल लगाए, पेठे लगाए, आरिया लगाए, और मैंने क्या कहते हैं खीरे लगाए, मैंने सबको भिंडी लगाई, पालक लगाया, और कुछ नहीं हुआ। और यही चीज़ मैं अपने बचपन से अपने वहाँ जन्मभूमि में करता रहा और फिर मैं कुरुक्षेत्र में करता रहा। बस इतनी देरी होती थी कि बीज लाना और ज़मीन में लगा देना। भारत भूमि की जन्मभूमि इतनी अच्छी है कि वहीं से मैंने अपने घर के लिए, रसोई के लिए सारा सामान उतारा। मैंने केले तक उगाए, पपीते तक उगाए, एक छोटे से प्लॉट में, कुरुक्षेत्र सेक्टर 13 में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने ये देखो कि भारत माता ने आपको क्या क्या सहूलियतें दी हुई हैं। इतनी ज़्यादा सहूलियतें हैं कि अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में जाके देखो, छोटे से लेके बड़े कंट्री तक, कि एक तरफ तो हो गया यूनाइटेड स्टेट्स, ये ज़रूर डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन बिना कानून के यहाँ कुछ नहीं चलता और कोई सुनता नहीं। आपको ये नहीं पता कि थाना कहाँ है, और आपको ये नहीं पता कि मिनिस्टर कौन है, और आपको ये नहीं पता कि मेरे इलाके का MP कौन है। इसलिए आप किसी से सिफारिश कर ही नहीं सकते, सारा काम ऑनलाइन है। उधर से आप जापान चले जाओ, जापान के लोग, मेरे भाइयों, मैं तो आपके पिता से मानूं, 1945 में जापान भिखारी बन गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और 1955 तक भीख मांगता रहा, किसी से और से नहीं, वो अपने आप से भीख मांगता रहा कि हे परमात्मा मुझे शर्म करने का प्रयास है। और जब मैं PhD कर रहा था बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस में, तब मैंने इस मुद्दे पर कि जापान ने तरक्की कैसे की है, और ये बात है 1975 की जब मैंने सेमिनार किया, तो मैंने वहाँ उनको ये बताया कि 1945 में जापान बर्बाद हो गया,
लेकिन उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। 10 सालों में 1955 में वो ताकत बन के सामने आ गई। और उनमें से जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको पता होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सारे के तो सारे उन दोनों में कैलकुलेटर, ये इसकी बजाय जो हमारे पास कंप्यूटर है, और सारे के सारे वॉच, रिस्ट वॉच, और सारी की सारी वो जो है छोटा ट्रांजिस्टर, और इवन जो हमारे ऑफिस में स्टेपलर हुआ करता ना, ये सारे मेड इन जापान थे। क्यों? कि तो आपको हैरानी होगी, जापान में सारी मिला के सरकारी नौकरियां 12 से लेकर 15 तक हैं, और उनमें से सारे कर्मचारी सारे मिला के 8 या 9 नौकरियां, छुट्टियां जो अवेल करते हैं, बाकी 5-6 दिन फिर भी काम करने जाते हैं। और 24 घंटे में से हर जापानी 18 घंटे काम करता है, और उनके ऊपर वहाँ किसी तरह की सरकार की कोई भी बंधन नहीं है। लेकिन उनका अपना मन, वो मन है, उनका मनोभावना ऐसी है कि वो काम करते हैं। हमें ऐसी मनोभावना करनी चाहिए। और अपने देश को कि यहाँ तो आज़ादी नहीं है, यहाँ खाने को नहीं मिलता है, और यहाँ तो बेकार है, इस चीज़ से परे हटना पड़ेगा। और एक हमारा इस चीज़ को गाइड करने के लिए हर चीज़ की एक वो होती है। किसी कॉलेज में जाओ, मैं डीएवी कॉलेज जालंधर पढ़ता था, तो प्रिंसिपल साहब पहले ही दिन एक डायरी दे देते थे, और उस डायरी में हम आके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए थे। और उन रूल्स एंड रेगुलेशन से अगर कोई इधर उधर होता तो अगले दिन बोर्ड पर वहाँ फाइन लग के रसीद वहाँ आ जाती थी कि 1 हफ्ते के अंदर पैसे जमा करा दो। और इसी वजह से वो डीएवी कॉलेज जालंधर जब मैं पढ़ने गया, वो उत्तरी भारत का सर्वप्रथम और सबसे आलीशान कॉलेज था। उसी तरह से जो मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ ये है कि भारतवर्ष में जो हमारा संविधान है, हमें उस संविधान की इज्जत करना चाहिए। और उसी के तले ये वो मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, और कविता का ये, सियासत में संविधान की बेकदरी करना कतई जायज़ नहीं। सियासत में संविधान की बेकदरी करना कतई जायज़ नहीं। ये मेरे निजी विचार हैं। अगर किसी को विचार ठीक ना लगे तो कविता पढ़ने से पहले ही मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ। पहला स्टैंजा। हे भारती, कवि कह रहा है, हर जगह भारती आएगा। हे भारती, तू भारत के संविधान की अनुपालना कर। हे भारती, तू भारत के संविधान की अनुपालना कर। जो बेशुमार अख्तियारात मिले हैं तुझे, जो बेशुमार अख्तियारात मिले हैं तुझे, तू इनका हदों के पार जाके गलत इस्तेमाल ना कर। दूसरा स्टैंजा। सियासी मसलों को, कवि कह रहा है, किससे? भारती से। सियासी मसलों को जो तुझसे सरोकार रखते हैं और तेरी रोटी रोजगार से को प्रभावित करते हैं, उनका हल मिल बैठकर चर्चा करना। उनका हल निकालने वास्ते मिल बैठकर चर्चा करना। अपने विचारों को भी व्यक्त करना और दूसरे के विचार भी सुनना। तीसरा, सियासत में कहता है, हे भारती, सियासत में संविधान की बेकदरी करना कतई जायज़ नहीं। हे भारती, सियासत में संविधान की बेकदरी करना कतई जायज़ नहीं। संविधान तले राष्ट्रीय ध्वज पर जूते चप्पलों से प्रहार करना उचित नहीं, कतई जायज़ नहीं। आगे, तू स्वयं देख, मुझे अपार अधिकार मिले हैं। तू स्वयं देख, मुझे अपार अधिकार मिले हैं इस संविधान के झंडे तले। इन्हें गलत इस्तेमाल करने का कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान में चेहरा तेरी बड़ी उम्र और बड़ी हुई उम्र का परिचायक है। तू वृद्ध है, तू बुजुर्ग है। ये तेरे सफ़ेद बाल केश तेरी पकी उम्र के द्योतक हैं। तू समय की घड़ी को नकार कर, तू इस समय की घड़ी को नकार कर मातृभूमि को शर्मसार न कर। समय व संविधान व राष्ट्रीय झंडे के व राष्ट्रीय स्वाभिमान भारत की धरा का बेसब्री से तू इतना ज़्यादा अपमान न कर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।